हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। 23 सितंबर को बीपीएससी 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ और इस बार का पेपर आपने देखा जो पिछले ट्रेंड से काफ़ी अलग था। बीपीएससी का जो ट्रेंड था पीछे का, उससे काफ़ी अलग पेपर पूछा गया था। यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है बीपीएससी के द्वारा और उसमें बीपीएससी सफल भी रही इस बार। यानी पूरा पैटर्न जो है बीपीएससी का वो बदला गया है और इस बार बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं कई सारे कोचिंग्स के द्वारा। बट मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है किसी भी कोचिंग का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ना। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए गए हैं उसमें। तो मेरा यह प्रयास है यहाँ पर कि मैं आपके लिए एक डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल एनालिसिस करूँ क्वेश्चंस का, है ना। वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को एनालाइज करें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल का था और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि कहाँ से इन सारे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और ये जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, है ना, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, माध्यम वाले स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेट बी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। आपको पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कराया गया था, है ना, संवैधानिक सभा का निर्माण किया गया था जिसमें 3 मेंबर्स थे, एबी अलेक्जेंडर, पी लॉरेंस और क्रिप्स, है ना। ये 3 मेंबर्स थे। तो यहाँ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्रिप्स नहीं है और उसके जगह पे जे एंड्रयू दिया हुआ है। तो जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन गलत होगा। नहीं थे पूछ रहा है, कौन सदस्य नहीं थे, तो जे एंड्रयू सदस्य नहीं थे। बाकी पी लॉरेंस, अलेक्जेंडर ये सदस्य थे, है ना। तो इसका ऑप्शन है ए। सेकेंड क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ये विचार लाला लाजपत के थे, राय के थे, है ना। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि कांग्रेस जो बनाई गई है ना, जिसमें ए.ओ. ह्यूम ने उसे मदद किया जो कि एक ब्रिटिश है, इसलिए किया गया है ताकि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे, एक सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करे। ये लाला लाजपत राय ने बताया था, है ना। सेफ्टी वॉल्व का मतलब है कि अगर कांग्रेस जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए तो जो रिवोल्ट होंगे उस पर लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कांग्रेस होगी, यानी कांग्रेस मास को लीड करेगी और कांग्रेस को मैनेज किया जा सकता है ब्रिटिश के द्वारा। ये ऐसा सोच था ए ह्यूम का और इसी को कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो सेफ्टी वॉल्व वाला सिद्धांत है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम की किताब में भी दी हुई है ना। तो मैं जो प्रेफर आपको कहूँगा कि स्पेक्ट्रम पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ें। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन स्पेक्ट्रम की किताब आप फॉलो करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किस जो प्रस्ताव था वो किस अधिवेशन में किया गया था। और वो अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, रेजोल्यूशन पास किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये ध्यान रखना है, ये भी आपको स्पेक्ट्रम में बड़े आराम से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसमें से जो भी कारण दिया हुआ है, ऑप्शन 1 अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता यानी मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश, तो ये सही ऑप्शन है।
क्योंकि जो ब्रिटिश मिलिट्री थी वो मॉडर्न हथियारों के साथ लैस थी, है ना, मॉडर्न वेपन्स उनके पास थे, उनके पास सक्षम सैनिक थे, है ना, टेक्नोलॉजी था, तो इसके कारण वो उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो श्रेष्ठ थी। तो ये ऑप्शन भी होगा। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, यूनिफाइड कोई प्रोग्राम नहीं था विद्रोहियों के पास, सब अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे, यूनिफाइड नहीं थे वो, ये भी कारण है। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये बहुत ही सही है, क्योंकि 1857 के समय सिर्फ जो मिलिट्री जो वर्ग था हमारा, जो सैनिक वर्ग था और कुछ राजाओं ने रिवोल्ट किया था, बाकी जो पीजेंट हों या फिर जो मिडिल क्लास हो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ये सबसे बड़ा कारण था 1857 के युद्ध के असफल होने में। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, फोर्थ का डी, ये भी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम से आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये कवर किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ये थे बटक मियाँ। ये जो क्वेश्चन है वो पिछले बार यानी 68 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है ना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा हुआ, तो इस बार भी पूछा गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बटक मियाँ इसका आंसर है। ये मोतिहारी में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे रेलवे का एक फाटक इनके नाम पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937-1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन, देखिए बर्खास्त आंदोलन एक किसान आंदोलन था, तो ये भी अगर आपको पता होता तो बिहार में किसानों के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 6 का जो आंसर होगा वो डी होगा, है ना, सहजानंद सरस्वती, क्योंकि बर्खास्त एक किसान आंदोलन था और इसके नेता कौन थे? ये 1937-38 में हुआ था और इसको किसने आयोजन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आपको सजाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपको ये उसका जो ईयर है वो मार्क कर देना है। तो होम रूल कब हुआ था आंदोलन, होम रूल मूवमेंट? ये 1916 में। सूरत जो स्प्लिट है, सूरत विभाजन कब हुआ था? ये आपका 1907 में, है ना। खेरा सत्याग्रह 1918 और मिंटो मार्ले सुधार 1909। तो उस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा 2314 यानी ए, सॉरी 2413, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन जो हैं वो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, बाकी स्ट्रैची कमीशन था वो भी लिटन के टाइम में हुआ था। जो आर्म्स एक्ट था, सशस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट, वो भी लिटन के टाइम में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो भी लिटन के टाइम में हुआ था 1878 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिटन थे उस समय। और जो भी ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रम में भी मिलेगा, बट मेरा जो सजेशन है, क्योंकि स्ट्रैची कमीशन के बारे में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करें, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ये स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में ही, ये 1932 यानी सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसमें निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये था आपका अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुआ था उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक किया था, और हंगर स्ट्राइक के द्वारा उन्होंने जो मिल का जो मालिक थे उसको घुटने पे ला दिया था और उन्हें महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी थी, है ना। ओके, तो ये 11th क्वेश्चन, ये भी आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। नेक्स्ट है 12, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बस आपको एक लिंक पकड़ना है, बिहार केसरी। देखिए बिहार केसरी बहुत ही फेमस है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था, है ना। तो विच लीडर फ्रॉम बिहार वाज नोन एज बिहार केसरी? तो दैट वाज श्री कृष्ण सिंह, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 12 का सी। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में
चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? यानी चंपारण आंदोलन जो हुआ 1917 में, जो 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट था, उसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को अपनी बात मनाने के लिए राज़ी कर लिया था, है ना। और उसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ब्रिटिश ने क्या किया था, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना की, जिसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य के रूप में रखा गया था और इसमें सलाई करके थे, उनको वो अध्यक्ष बनाया गया था। तो 13 का राइट आंसर है डी। देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबसे ऑथेंटिक आपको दूँ, मोस्ट एक्यूरेट दूँ। 100% एक्यूरेसी तो संभव नहीं है, बट 99% एक्यूरेसी कोशिश मेरी रहेगी कि आपको हर क्वेश्चन का 90 एक्यूरेट आंसर आपको दिया जाए लॉजिक के साथ। तो 14 का आंसर है भारत सेवक समाज। देखिए 14 में कहता है भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये गोपाल कृष्ण गोखले और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो आपका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 और बी का 1। ए का 2 बी का 1, एक ही ऑप्शन है वो बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई थी कर्नाटक से, मैसूर डिस्ट्रिक्ट से थे, कर्नाटक से। ये हाल ही में न्यूज़ में भी था अंबाबाई, और जिसके कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। उसके बाद रीजनिंग के सवाल हैं, तो रीजनिंग के सवाल हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग भी देखिए इस बार क्या हुआ कि मैथ के जगह पर रीजनिंग ज़्यादा पूछा गया है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं, 2 मैथ से है। तो आने वाले समय में रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। पिछले बार भी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए थे बीपीएससी ने पहली बार, इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, सॉल्व मैं आपको बाद में इसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है बी 5.34। और उसके बाद जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है अगर इसको हम मिलाते हैं तो डी आएगा ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अगर 20 ऑप्शन का क्वेश्चन देखते हैं तो उसका जो राइट आंसर है ए है, ठीक है। 21 में 21 का क्वेश्चन आता है, उसका जो राइट सॉल्यूशन है वो है रमेश की भूमि, ये सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उसका राइट आंसर होगा, देखिए ये एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको जो ऑड 1 है उसको छांटना है। तो ऑड 1 जो है स्नॉबरी जूता, ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है सी 182। 23 में 24 में देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस 68 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर है 77 यानी सी ऑप्शन, 24 का सी है। 25 की अगर बात करें तो 25 में जो राइट ऑप्शन है वो है ना तो 1 और ना ही 2, ये नाइदर 1 नाइदर 2। देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसी वनडे क्रिकेट मैच में 200 रन बनता है जिसमें 160 रन स्पिनर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके आधार पे कंक्लूजन पूछ रहा है। तो कंक्लूजन में पहला जो है वो है टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 200 में से 160 रन स्पिनर ने मारा, इसका मतलब कि 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। दूसरा कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग में ही स्पिनर आए। हो सकता है ओपनर बैट्समैन जो आउट हो गए उसके बाद स्पिनर आए और उन्होंने 160 रन बनाया। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इस तरह के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नींबू का रस है, नमकीन पानी है, संतरे का रस है। आपको पता है कि नमकीन पानी यानी जो सॉल्ट वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे कुचालक पूछा जा रहा है, बैड कंडक्टर पूछा जा रहा है, तो नमकीन पानी तो होगा नहीं। नींबू का रस और संतरे का रस में साइट्रिक एसिड होता है, और साइट्रिक एसिड क्या होता है, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
है ना। नेक्स्ट है डीएनए डबल हेलिकल संरचना की खोज किसने की थी? ये आसान क्वेश्चन है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। देखिए साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अब आप लुसेंट से करके नहीं कर सकते हैं, आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक क्लियर करने के लिए आप 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ें, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ें, और हो सकता है तो 6th क्लास से ही एनसीईआरटी पढ़ें, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ें, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, है ना। और उसके अलावा आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए घटना चक्र से, है ना, साइंस के, लेकिन सबसे पहले बेसिक आपको कवर करना पड़ेगा जो कि एनसीईआरटी से ही आप कवर कर सकते हैं। डीएनए डबल हेलिकल्स जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी बी ऑप्शन, 27 का बी ऑप्शन। 28 में क्वेश्चन है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? यानी दो ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट है जिसका मास अलग अलग है और वो फ्री फॉल हो रहा है उसका, है ना, मून के सरफेस पे, तो उसमें क्या होगा? तो समान परिणाम के बल का अनुभव होगा, यानी सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे दोनों। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, जड़त्व मतलब होता है इनर्शिया, उसमें परिवर्तन होगा, या किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, यानी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी सेम होगा। तो वेलोसिटी किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ये ऑप्शन गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण जो दोनों की वेलोसिटी होगी वो लगभग सेम होगी, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन होगा, त्वरण सेम लगेगा, त्वरण सेम लगेगा तो वेलोसिटी लगभग एक किसी भी समय पे दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, वो सेम होगी। लेकिन फोर्स क्या है? वो अलग अलग होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो मास पे, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 28 का डी। नेक्स्ट है 29, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? यानी वेक्टर वैक्सीन जो होता है, इसको हम साइंस वाले सेक्शन को हम इंग्लिश में देखते हैं या हिंदी में ही देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर हिंदी में साइंस को वो कीजिएगा, तो मैं यहाँ से इंग्लिश भी उसको बताऊँगा आपको। वेक्टर टी के प्रतिरोधक, यानी जो वेक्टर जो वैक्सीन होता है ना, वो इम्यूनिटी कैसे प्रदान करता है, कैसे प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी? तो वेक्टर जो वैक्सीन होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी वायरस के मॉडिफाइड रूप को ही दूसरे वायरस में इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, है ना, किसी वायरस को दूसरे वायरस के जो मॉडिफाइड वर्जन है उसमें रखकर ये इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, और इससे ये इम्यूनिटी करते हैं। तो ये ऑप्शन डी होगा, 29 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एडेड कंटिन्यूसली लेयर इन द अर्थ क्रस्ट, यानी धरती के परत में, धरती का जो ऊपरी परत है ना, जो ऊपरी परत है हमारा धरती का जो क्रस्ट है, भूपपटी, उसमें नए लेयर बार जो जुड़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, इसको कहा जाता है समुद्र तल का फैलाव, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना। जब दो कंस्ट्रक्टिव प्लेट यानी आपस एक दूसरे से मिड ओशनिक रिज्क से दूर जाते हैं तो नीचे का जो मैग्मा होता है वो ऊपर आता है और जमता जाता है, इसके कारण सी के फ्लोर का, यानी समुद्र के तल का फैलाव होता रहता है, इसे ही कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भूपटल है, यानी जो अर्थ क्रस्ट है, वो क्या करता है? अर्थ क्रस्ट के जो टुकड़े हैं, यानी अर्थ क्रस्ट के टुकड़े को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। जो प्लेट्स हैं वो मेंटल में, यानी मेंटल का जो सबसे ऊपरी पार्ट है जिसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में, वहाँ पे मेंटल में क्या करता है? गति करता रहता है, मोशन करता रहता है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक मतलब भूपटल का जो टुकड़ा है जिसे प्लेट कहा जा रहा है, वो मेंटल के ऊपरी भाग पर वो गति करता रहता है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना, इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। 31 का डी, 31 का डी। नेक्स्ट है 32 में mRNA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये मैसेंजर RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड मैसेंजर, है ना, मैसेंजर RNA। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट जो है वो डायनमो के द्वारा, जो जनरेटर है
जिसे डायनमो भी कहा जाता है, उसके द्वारा जनरेट किया जा सकता है। पारा घनत्व होता है, पारा घनत्व यानी धारा घनत्व का मतलब है करंट डेंसिटी। देखिए करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा है कि करंट के पास डायरेक्शन है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, वो क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे करंट डेंसिटी पूछा जा रहा है, यानी धारा घनत्व पूछा जा रहा है, और जो करंट डेंसिटी धारा घनत्व होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसकी दिशा भी हो, जिसका डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसका डायरेक्शन हो, जिसमें दिशा हो, तो एक सदिश राशि है वो। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 34 का क्या हो जाएगा? सी। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो मेडिकल साइंस में, यानी मेडिकल साइंस जो भी है, जो दवाएं हैं, मेडिसिन है, उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं हम लोग, कैसे कैटेगराइजेशन होता है उसका? ऑन द बेसिस ऑफ औषधीय प्रभाव के आधार पे, है ना। औषधीय प्रभाव को इंग्लिश में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। औषधीय प्रभाव को फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 35 का बी, फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? देखिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट जो होते हैं वो प्रतिक्रिया की दर को वो बढ़ाएंगे ही, वो कम नहीं कर सकते हैं। तो जो विषमांगी यानी हेट्रोजेनस, चाहे वो कैटलिस्ट हो, या समांगी उत्प्रेरक हो यानी होमोजेनस कैटलिस्ट हो, वो दोनों बढ़ाएंगे ही प्रक्रिया को। तो ये दोनों अब ए और सी तो होगा नहीं। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? कैटलिस्ट प्रोमोटर क्या होते हैं? वो और बढ़ा देते हैं, वो कैटलिस्ट के कैपेसिटी को ही बढ़ा देते हैं। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, है ना। इसका राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि ये जो निगेटिव यानी नकारात्मक जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक होता है वो ऐसा काम करता है, नकारात्मक उत्प्रेरक, जिसे कैटलिस्ट पॉइजन भी कहा जाता है। तो इसमें नन ऑफ दिस होगा, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 36 का डी ऑप्शन होगा आंसर। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं इनकमिंग और आउटगोइंग जो नर्व्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? वो मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। 37 का क्या हो जाएगा? सी। 38 जो है वो टेक्नोलॉजी। देखिए इस बार जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिक साइंस से थोड़ा सा हटकर ट्रेंड चेंज किया है बीपीएससी ने। अब टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी को फॉलो किया जा रहा है। यूपीएससी में भी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बशर्ते कि बेसिक साइंस से, है ना। बेसिक साइंस की अपेक्षा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इस बार बीपीएससी ने वही फॉलो किया है ना, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी कौन सी तकनीकें? तो कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी, यानी कौन सा टेक्निक 5G मोबाइल के द्वारा इनेबल किया जाएगा? तो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? जब हम इंटरनेट का यूज करके, है ना, जब हम बिग डेटा का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके जब हम किसी चीज़ को हम चलाते हैं, जैसे उसका फीडबैक लेते हैं, तो उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। जैसे कि सेंसर जो लगा हुआ होता है, एसी जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से अपने हिसाब से वो फिक्स हो जाता है, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। दूसरा है एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। ये तीनों ही जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं, वो 5G के द्वारा इनेबल हो सकते हैं, है ना। 5G नेटवर्क के द्वारा ये सक्षम की जाएंगी, है ना। तो ये तीनों हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 38 का ए। 39 है कैजनी ह्यूजेंस सनी और उसके जो रिंग है, वलय है ना, उसके लिए भेजा जा रहा है, उसको स्टडी करने के लिए। कैजनी ह्यूजेंस और जुनो जो है वो जुपिटर के लिए यानी बृहस्पति के लिए है। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ये आप एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हैं। ए का 2 बी का 1, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें देखिए, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। लिनेन जो होता है वो लिनेन सन के पौधे से प्राप्त होता है ना, सन के पौधे से प्राप्त होता है लिनेन। और जो क्वायर है, जिसे जटा कहते हैं, वो नारियल का पौधा से प्राप्त होता है। तो ए का 2 और बी का 1, अगर ये भी 2 पता है आपको तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ये डी है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों। इसके बारे में थोड़ा सा अभी मुझे क्लियर आइडिया नहीं है,
41, तो इसको अभी रहने देते हैं। जो बीपीएससी का जो आंसर किया आएगा उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। 42 में क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कंप्यूटर कौन कौन सी भाषा है? तो बहुत लोगों को सारा नहीं पता होगा, लेकिन पाइथन और जावा ये दोनों बहुत फेमस हैं। इसके आधार पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं 2 और 4। देखिए यहाँ पे 2 और 4 वाला ऑप्शन कोई नहीं है, यानी सारा होगा, है ना। 2 और 4 तो कंफर्म है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सारा यानी ऑल ऑफ दिस, यानी कोबरा भी है, अस्करल भी है, पाइथन भी है, जावा भी। मुझे तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे पता है कि चारों ऑप्शन है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जिसे नहीं पता है, सिर्फ पाइथन और जावा बहुत फेमस है। पाइथन और जावा जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है, अगर वो भी पता है तब भी ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर ए इसका राइट ऑप्शन है। 44 में एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं आप? देखिए एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं, देखिए 7 आपको स्वाद दिया हुआ है, 7 टेस्ट दिया हुआ है, लेकिन सब आपको नहीं पता है अगर, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मसालेदार, ये कोई स्वाद नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है, तो 4 ऑप्शन नहीं होगा। पूछा है कौन नहीं है, तो 4 तो नहीं होगा, लेकिन 4 के साथ साथ 4 वाला 2 ऑप्शन है, सी और डी। 4 नहीं होगा, वो 2 ऑप्शन है सी और डी, लेकिन एक में 4 7 है, एक में 1 3 4 है। अब 1 के बारे में अगर देखें, 1 मीठा, ये तो स्वाद होता है, ये तो टेस्ट होता है, तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। और 3 में क्या है? नमकीन, ये भी एक स्वाद है, ये भी नहीं हो सकता है। यानी जो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो है डी, है ना। डी में 4 और 7 जो है वो एक स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस बार के क्वेश्चन में बहुत सारा एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो रहा है। एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, और यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, यानी कम नॉलेज होने पे भी आपका लॉजिक अगर सही है तो आप उस चीज़ को आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? देखिए इंसोम्निया जो है सबको पता है कि वो नींद की बीमारी है, तो 2 इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित है, यानी करेक्टली मैच कौन सा है। तो इंसोम्निया वाला तो नहीं है, क्योंकि वो नींद का प्रॉब्लम होता है, इसमें खाने का विकार दिया हुआ है, तो 2 तो गलत है। और नींद वाले में दिया हुआ है एनोरेक्सिया, जो कि खाने का विकार होता है। तो ये दोनों, अगर सिर्फ इंसोम्निया भी पता है तब भी आप कर सकते हैं। इंसोम्निया पता है तो खाने का विकार वो गलत हो जाएगा, और नींद संबंधी विकार को एनोरेक्सिया कह रहा है जो कि इंसोम्निया होता है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो 1 2 तो ऐसे ही गलत है, तो 1 2 को एलिमिनेट अगर आप करेंगे, है ना, तो ये तीनों ऑप्शन छट जाएगा, बी सी और डी। 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, तो उसको एलिमिनेट करेंगे तो आप बी सी डी छाट देंगे, तो क्या बचेगा? 3 और 4, यानी ए, ऑप्शन ए। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारा जो है वो एलिमिनेशन से ये सॉल्व हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर आपने सुना होगा, ये एक न्यूट्रॉन स्टार है ना, ये घूमता हुआ मूविंग न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उसके बाद एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ये स्टार का लाइफ का फेज है, फेज ऑफ लाइफ है ना। तो उसमें ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके लिए आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ें। साथ ही साथ महेश बर्णवाल की एक किताब आती है एनसीईआरटी की, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, महेश बर्णवाल की किताब से आप कवर उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी उसके लिए पढ़ लें, है ना। तो ये 2 किताब को अगर मिलाकर आप पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप कवर कर पाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी उससे कवर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे जो होते हैं, जो लैब डेवलप्ड जो डायमंड होते हैं, वो हाल ही में न्यूज़ में थे, तो उसका बीज क्या होता है, उसका सीड क्या होता है, मतलब किस चीज़ से लैब डेवलप्ड डायमंड तैयार किए जाते हैं, तो वो है उसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और डायमंड का अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन जो कंपोजिशन है वो सेम है। कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं ये। एलोट्रोप्स क्या होता है, मतलब जो जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उसे एलोट्रोप्स कहते हैं। तो कार्बन का एलोट्रोप्स है ना, तो उस ग्रेफाइट से ही हम डायमंड भी क्रिएट किया जा सकता है, उसके कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में बदलाव करके। ठीक है, तो 47 हो गया। 48 क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट। ये आसान क्वेश्चन है, ये आपका लूसेंट में दिया हुआ है। केवलर से बनाया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट। केवलर भी एक तरह का पॉलीमेराइड, मतलब कि पॉलीमर है एक तरह का केवलर।
HMX का फुल फॉर्म यहाँ दो है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव एंड हाई मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। ये 1 और 4 ऑप्शन सही है इसका, यानी 49 का जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। 50 में टेस्ला ने कौन सा ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया था? तो 50 का जो राइट आंसर है ऑप्टिमस है। कुछ लोगों ने सोफिया मारा है, तो सोफिया तो यूएई ने डेवलप किया था। टेस्ला जो अमेरिकन कंपनी है उसने कौन सा डेवलप किया था? ऑप्टिमस। ठीक है, टेस्ला ने लॉन्च किया था ऑप्टिमस। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 51, मैनहट्टन परियोजना। देखिए ये वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड है। वर्ल्ड वार 2 के समय एटम बम का निर्माण किया गया था, तो वो परियोजना उससे रिलेटेड था। तो उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको पता है एटम बम न्यूक्लियर एक हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। तो 51 का हो जाएगा बी। 52, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है ना, इसमें जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक यानी रियल, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, और वस्तु के आकार का यानी रियल जो साइज है ऑब्जेक्ट का उसी साइज का बनता है। ये कब होता है ऐसा? जब जो वस्तु है यानी जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता के केंद्र पर हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो इसका 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, आइंस्टाइन ने दिए थे, इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? जब लाइट फोटोन जब मेटल सरफेस पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? उसी प्रिंसिपल को, उसी इफेक्ट को यूज करता है, यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 53 का हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 में है कि विलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की, विलियन मतलब होता है आपका सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में जो अमाउंट ऑफ विलय मतलब होता है सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? उसे कहेंगे विलय की सांद्रता, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा। बहुत ने आंसर दिया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, बट ये सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोविड टीकाएं। तो जो कोविड की टीकाएं होती हैं, जो वैक्सीन होती हैं, वो इम्यूनिटी पैदा करने के लिए क्या करती हैं? तो वैक्सीन आपने लिया होगा, वो क्या करता है वो वैक्सीन क्या करता है? लाइव एटेन्यूएटेड यानी जीवित छिन्न सार्स वायरस को प्रवेश कराता है। जीवित मतलब लाइव, छिन्न मतलब एटेन्यूएटेड मतलब उसकी शक्ति को कम कर देना, और उसको इंट्रोड्यूस करवा के हमें जो वायरस है कोविड वायरस उसके प्रति, क्योंकि कोई भी वायरस जो पहले से है वो अपने ही जैसे वायरस को आने नहीं देगा, है ना, अपने ही वायरस को एंट्री करने नहीं देगा। तो इसीलिए हम वैसा वायरस पहले से ही उसमें डाल देते हैं शरीर में, लेकिन उसकी शक्ति को कम कर देते हैं ताकि वो बीमारी ना फैला सके, है ना, उसकी शक्ति को छीन किया जाता है। तो जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के बी ऑप्शन होगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो आपको पता है कि घोड़ा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इसका राइट ऑप्शन है 56 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट नहीं है, ए ऑप्शन होगा 57 का ए, क्योंकि कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है। इंडिया गेट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है, तो इसका 57 का राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारतीय संविधान में राज्य के पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन करने के लिए आपको अब लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ें। लक्ष्मीकांत की जो किताब है पॉलिटी की उसको बहुत अच्छे से कवर करें। उस पेटी में भी काम करेगा आपको और मेंस में भी काम करेगा, इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी जो DPSP है उसकी अवधारणा हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से। 59 क्वेश्चन है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 60, इनमें में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसका राइट आंसर है 60 का सी, पाउंड स्टर्लिंग, क्योंकि ये लगभग 100 के ऊपर होता है पाउंड स्टर्लिंग। रुपीज़ के कंपेरिजन में देखें तो 1 पाउंड स्टर्लिंग मतलब 100 रुपीज़ के आसपास। USA डॉलर आपका 87-86 है, जो वेरी करता रहता है। यूरो आपका 90 के आसपास है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, 60 का सी। 61 का जो राइट आंसर है
है वो है 2024 यानी सी ऑप्शन 61 का सी, क्योंकि अभी न्यूज़ में था कि बिहार ने 2024 तक अपने को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। बट और एक और देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट है कि जीरो कार्बन एमिशन, इसका जो लक्ष्य बिहार ने रखा है वो 2040 का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसको एमिशन को कम करके उसको प्रदूषण मुक्त बनाने का जो योजना था वो 2024 तक का है। तो सी ऑप्शन होगा 61 का सी। नेक्स्ट है 62, शिप ब्रेव टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमिसॉल और ग्रांडे द्वीप। देखिए आपको सिर्फ एक भी पता हो, ग्रांडे द्वीप पता हो, एमिसॉल पता हो, सूची रिफ पता हो, तो आप आंसर कर सकते हैं। ये जो एमिसॉल या ग्रांडे द्वीप है ये आपका गोवा के तट के बाहर है, गोवा के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, 62 का बी। 63 देखिए G20 से क्वेश्चन ऑब्वियस आना था और G20 से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि GDP जो वैश्विक जो GDP के सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, है ना, और एक 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है। 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, 20 था पहले से, लेकिन G20 का जो अध्यक्षता हुआ 2023 में, उसमें एक नए देश, एक नए ग्रुप को जोड़ा गया, अफ्रीकन यूनियन, यानी टोटल अब सदस्य कितने हो गए 21। तो जितने भी सदस्य हैं पहले से, है ना, पहले से जितने सदस्य हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है GDP में, वर्ल्ड GDP में, वो 85% है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो 75% है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। थर्ड है कि विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ये सही ऑप्शन है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये जो G20 के देश हैं वो कवर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट है रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। देखिए हाल ही में ये क्वेश्चन है, हाल ही में ये करंट में था कि जो रूस में एक सैनिक समूह है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका नाम है वैगनर। तो वैगनर का जो मुखिया था उसका नाम था एवनेगी प्रिगोजिन, ये सी ऑप्शन, ये न्यूज़ में था अभी, और उसका ये प्लेन क्रैश में उसकी हत्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लोबल जेंडर गैप। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है, यानी यूपीएससी से क्वेश्चन को उठाया गया है, यानी आगे आने वाले समय में आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को फॉलो करेगा, उसमें बीपीएससी में आने के चांस रहेंगे। तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच निकालता है। तो राइट ऑप्शन है डी, है ना, डी राइट ऑप्शन है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ, ये बहुत ही पुराना न्यूज़ है, लगभग 1.5 साल पहले का न्यूज़ है, और इसका राइट ऑप्शन है 70 वर्ष। एक ही ऑप्शन काफ़ी है, 70 वर्ष भी आपको पता है तो आप मार सकते थे। तो इसका राइट आंसर है बी, 66 का बी। नेक्स्ट है 67, गुजरात में आयोजित डेक्स एक्सपो 2022 का विषय क्या था। तो गुजरात में आयोजित जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, हर साल होता है डिफेंस एक्सपो, इस बार गुजरात में हुआ था 2022 में, उसका विषय था गौरव का मार्ग, पाथ टू ग्लोरी ऐसे करके था इंग्लिश में, ठीक है। तो 67 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे, 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 जो क्वेश्चन है वो है थांडी म्यूट महोत्सव, ये हाल ही में म्यांमार में, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, है ना, 68 का ए। व्हाइट हाउस के संबंध में देखिए व्हाइट हाउस का दिया हुआ है, तो अगर एग्जैक्ट आपको नहीं पता है व्हाइट हाउस के बारे में, 2 ऑप्शन भी पता है, जैसे दो को देखें तो यह संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, ये सभी को पता है, बच्चों को भी पता है, ये प्रेसिडेंट हाउस होता है वहाँ का व्हाइट हाउस। 2 सही है आंसर। तीसरा, और अगर 3 के बारे में नहीं पता है आपको, इसका एड्रेस जो दिया हुआ है, तो आप सीधे 4 ऑप्शन पे चले जाएं। ये इसमें दिया हुआ ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, इट्स अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, ये हाल ही में किसी वहाँ के किसी वरिष्ठ नेता ने बोला था। तो 1 और 4 तो सही है, और ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है जो 1 और 4 हो, है ना। तो सॉरी 1 और 4 नहीं, 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। 2 और 4 ये एक ही ऑप्शन है ए में, तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा ए। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। नेट मीटरिंग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको देखना है। ये है नेट मीटरिंग आपका, ये पुराना ही करंट अफेयर्स, लेकिन ये यूपीएससी का में पूछा हुआ था 2016 में शायद, और वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। यह है शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, यानी 70 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी।
71 की बात करें तो इसमें कलर पे है तो मैजेंटा, सभी को पता है कि मैजेंटा जो है वो आपका लाल और नीला है, ब्लू और रेड है मैजेंटा। जो टिल है, टिल एक कलर होता है, इसमें नीला, हरा और सफ़ेद होता है। ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन है। बाकी कलर को के बारे में आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। तो 71 का हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, है ना। ए का 2 बी का 3, मैजेंटा का लाल और हरा, टिल का नीला, हरा और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, गहरे समुद्र में डूबने वाली, अभी हाल ही में आपने सुना था कि एक टाइटैनिक जहाज़ का जो अवशेष था, जो उसको देखने के लिए उसको देखने के लिए एक पनडुब्बी यानी सबमरीन नीचे गई थी, है ना। वो क्रैश हो गया था प्रेशर के कारण, वाटर के प्रेशर के कारण, और उस पनडुब्बी का, सबमरीन का नाम था टाइटन। तो 72 का राइट ऑप्शन है ए। 73 देखिए, 73 जो क्वेश्चन है उसमें कुछ अजीब सा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो ये मुझे इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, सिर्फ बेरेट के बारे में मुझे पता है। बेरेट एक तरह का टोपी होता है जो मिलिट्री में यूज किया जाता है, जो तिरछी टोपी टाइप का जो रहता है उसे बेरेट कहते हैं। तो ए का 3, अब ए के 3 वाले 2 ऑप्शन है तो यहाँ पे एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बीपीएससी का जो भी इसका आंसर किया था उसके अनुसार हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, यूएसए के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हाल ही में अपना इंटरव्यू कहाँ पे दिया है? तो देखिए 10-12 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में ये इंटरव्यू दिया था, लेकिन यहाँ पे तो वाशिंगटन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसके पहले बराक ओबामा ने कहाँ दिया था? एथेंस में। तो ये एथेंस हो सकता है, ये बीपीएससी पे निर्भर करता है क्वेश्चन को क्या करे इसके साथ। तो 74 का डी होगा। खेल के संदर्भ में ये फ्लाइंग मीडोज़, ये मुझे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, इसको अभी रहने देते हैं। 75 ये बीपीएससी का जो आंसर किया जाएगा उसके अनुसार इसे करेंगे। तो 76 क्वेश्चन को अगर देखें तो गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है ना। इंडियन मतलब जो लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज रिव्यू जो भी है, सर्वे जो किया है वो 576 भाषाओं को किया गया है। तो 76 का जो आंसर हो जाएगा डी, 576, 76 का 576 आंसर हो जाएगा। 77 में अगर देखें तो गिद्ध संरक्षण के लिए, है ना, गिद्ध संरक्षण के लिए कहाँ पे शुभारंभ किया गया है कि किस राज्य ने राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल कमेटी बनाई है, और वो राज्य है तमिलनाडु। तो इस तरह के क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं, देखिए इस बार जो करंट अफेयर्स पूरा पूछा गया है वो हाई लेवल का है, वो किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, वो किसी मंथली मैगजीन में आपको नहीं मिलेगा। ये आप गांठ बैठा लें, आपको अच्छे सोर्स से करंट अफेयर्स को करना है, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करना है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ें, बहुत डेप्थ में जाके न्यूज़पेपर को पढ़ें। हिंदी वाले दैनिक जागरण को, राष्ट्रीय संस्करण उसको पढ़ें, पीआईबी को फॉलो करें, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर हिंदू और उसको फॉलो करें, साथ ही साथ जीके टुडे को भी फॉलो करें। जीके टुडे भी एक बहुत अच्छा वेबसाइट है। नेक्स्ट है 78, 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ, एक कछुआ का एक प्रजाति है मोनरिया एमिस। सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राज्य उद्यान में छोड़े गए हैं? किस नेशनल पार्क में इस कछुए के प्रजाति को छोड़ा गया है? वो है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, नतांगकी, ऑप्शन बी 78 का बी, ये नागालैंड में है। 79 का हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को, तो ये हाल ही में न्यूज़ में था कि यूएसए ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया गया है। 79 का बी, यूएसए। नेक्स्ट है 80, भारत के जो रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल थे, जो काहिरा में जो चैंपियनशिप होता, वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग का, उसमें 10 मीटर के एयर राइफल में उनको कौन सा पदक मिला था? गोल्ड मिला था, ये याद रखना है। तो 80 का बी, है ना, 80 का। ये भी पुराना, मतलब कंपेरेटिवली पुराना। देखिए पहले बीपीएससी क्या करता था, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स होता था, अगर सितंबर में एग्जाम हो रहा है तो जून जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते थे। अब पुराने वाले करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहा है। 81 में है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से किस ग्रेड से किस ग्रेड से वोकेशनल कोर्स लॉन्च किया जाएगा? किस ग्रेड से, किस क्लास से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दी जाएगी? वो है क्लास 6, ग्रेड 6। ग्रेड 6 के बाद सभी को वोकेशनल जो कोर्स है वो सभी के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। यहाँ पे है आर्थिक यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रीटी
ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये अभी साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है 83 सहज भाषा अधिनियम। सहज भाषा अधिनियम, है ना, भाषा लिबरल सहज भाषा अधिनियम किसने पास किया है? न्यूजीलैंड ने। ये भी करंट अफेयर्स आपको जीके टुडे के वेबसाइट पे आपको ये मिल जाता। दुनिया के पहले पादप पराग कणों जिन्हें टिलियाड्रेम्बिडस कहा जाता है, टिलियाड्रेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया है? रूस में। ये भी आपको जीके टुडे के वेबसाइट पे, जीके टुडे क्या करता है, डेली बेसिस पे करंट को अपडेट करता है, तो वहाँ से आप डेली बेसिस पे उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर को कवर करते रहें और पीआईबी को भी कोशिश करें कवर करें डेली बेसिस पे। सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा, ये लिस्बन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, महासागर से, ओशन से। कन्फ्यूजन हो सकता है, ये पुराना थोड़ा न्यूज़ है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए काफ़ी आसान है। 85 86 में क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आपको पता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी जो शुरुआत में जो सबसे पहले राजधानी तो राजगृह था, तो राजगृह ऑप्शन में है, यही हो जाएगा 86 का बी। 87 में क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको अभी इसके पहले ही क्वेश्चन आपने देखा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। और इसे गैंगिक अधिनियम भी कहा जाता था, गैंगिक एक्ट भी कहा जाता था। साथ ही साथ इसको लॉर्ड रिपन, जो इसके बाद लॉर्ड रिपन आए थे, जो नेक्स्ट वायसराय आए थे, उन्होंने इसे रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3। इसका 87 का राइट आंसर है ए। 88 है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो में थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न है, तो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। 88 के बाद 89 में है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसने लिखी है? तो देखिए, इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे कि चरक तो लिखेंगे नहीं, वो मेडिसिन से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, तो कौन बचा? कामंदक हो सकता है। इसका राइट आंसर है सी, 89 का सी। फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी ईश्वरदास नागर के द्वारा। इसका राइट आंसर है बी, 90 का बी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक, आपने पढ़ा होगा, मेघवर्धन जो था, मेघवर्मन, ये श्रीलंका का शासक था। उसने बोधगया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। किस शासक से मांगी थी? तो वो था समुद्रगुप्त, यानी 91 का सी। 92 जो क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 92 का राइट आंसर है बी, 1912। 1912 में पहली बार जो बिहार और उड़ीसा कंबाइंड, बिहार और उड़ीसा प्रांत जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। उसका नाम था बिहार और उड़ीसा प्रोविंस, प्रांत, है ना, ऐसे कंबाइंड था। और बाद में 1936 में बिहार उड़ीसा से भी अलग, मतलब उड़ीसा बिहार से अलग हो गया और बिहार सिर्फ रह गया वहाँ पे। तो पहली बार कब अलग हुआ बिहार? तो 1912 में, जब बिहार और उड़ीसा कंबाइंड रूप से अलग हुए थे। तो 92 का हो जाएगा बी। 93 की बात करें अगर, तो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से है। बिहार भी आपको पता होगा, आपको पता है कि बिहार जो बिहार स्टेट है उसका नाम ही इसी पे पड़ा, क्योंकि बिहार में बहुत सारे बौद्ध विहार थे। विहार का मतलब होता है जहाँ पे आप भ्रमण करते हैं, है ना, जहाँ पे जो मॉन्क हैं, बौद्धिस्ट मॉन्क भ्रमण करते थे, है ना, उसे विहार कहा जाता था, या रहते थे, उसको विहार कहा जाता था। तो विहार होगा बौद्ध धर्म से। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ये देखिए, लोकल क्वेश्चन से पूछा गया है। सुजनी एक एम्ब्रॉयडरी है, एक कढ़ाई है ना। वो आपने देखा होगा कि उस पर जो बिछाने वाला होता है या ओढ़ने वाला होता है, उस पर कढ़ाई की जाती है, जिसे सुजनी कहा जाता है। 95 का जो, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार की कड़ाही, यानी डी, 94 का डी। 95 का राइट आंसर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको पता है कि इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। साथ ही साथ ये बांका जिले में नहीं होकर पाकुड़ जिले में। तो 1 गलत है और 2 भी गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है ना, कौन सा कथन गलत है? तो 1 2 गलत है ना, 1 2 ऑप्शन गलत है। ओके। और इसके अलावा अगर नहीं भी पता है तब भी आप 1 2 मार के वहाँ आ सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है 1 2 जो कंटेन किया हो, तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें भारत में बाबर के आगमन के कारण, तो भारत में आगमन के कारण, इसमें से सही कथन, भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में
तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये 2 ऑप्शन होगा, 3 और 4, यानी 96 का ए ऑप्शन। 97 की बात करें तो निम्न में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? ये था सूरत, यानी 97 का ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, जो मिडाइवल के क्वेश्चन हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके लिए घटना चक्र आप लगा सकते हैं मिडाइवल के लिए, हिस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 97 98 का अष्टप्रधान, ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये मराठा प्रशासन के लिए में था अष्टप्रधान, 8 लोग होते थे जो मराठा प्रशासन को चलाते थे। तो 98 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। 99 जो है बोधिसत्वा, तो बोधिसत्वा का जो एक मूर्ति है पद्मपानी, बोधिसत्व पद्मपानी एक पेंटिंग है ना। ये पेंटिंग अजंता में है, अजंता और एलोरा केव्स जो है औरंगाबाद में है, तो महाराष्ट्र में, तो अजंता में ये है और एलोरा में नहीं, अजंता में ये पेंटिंग स्थित है। तो 99 का हो जाएगा डी। 100 की बात करें तो ये उल्टा दिया हुआ है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन का नहीं, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और वेनसैंग आया था, ये आया था हर्षवर्धन के समय में, हर्ष के समय में। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। तो इनमें से सही कौन सा है? कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो 100 का राइट ऑप्शन है डी। 101 की बात करें तो चरक जो है, इसको मिलाना है, तो चरक जो है वो चिकित्सा से आपको पता है, 2 भी पता है तो आप कर देंगे। और ब्रह्मगुप्त आपको पता है गणितज्ञ हैं, तो ए का 2, बी का 1। अगर एक भी पता है चरक जो है चिकित्सक है, तब भी आप इसको बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 101 का बी। 102 की बात करें तो इसमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना, घटना चक्र में मिल जाएगा। ये नैरोज किसने शुरुआत की थी? ये बलबन ने शुरुआत की थी, नैरोज की। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों, आपको पता है कि असम में वो है आपका तारापीठ, तो बंगाल में है। असम में कामाख्या मंदिर है और बंगाल में तारापीठ है, दोनों पूर्व में है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, और दोनों जगह योगियों और सिद्धियों का वो स्थल माना जाता है। तो ये कहाँ होगा? पूर्वी भारत। तो 103 का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। वुड के डिस्पैच पे भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। वुड ने क्या किया था? हायर शिक्षा में अंग्रेजी की सिफारिश की थी और साथ ही साथ महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 104 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होगा कर्नाट राजवंश होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये आंसर किए आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से डी होगा, 105 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये मैंने अपने क्लास में स्टूडेंटों को बताया था कि कैसे 179 कैसे आता है ना। 179 टोटल होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 106 का ए। 107 में किस मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? कोसी मैदान। कोसी मैदान का देखिए ये कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन जो गंगा का मैदान है वो आपका 50 मीटर है, तो गंगा के मैदान से तो थोड़ा सा ऊपर ही होगा कोसी का मैदान, थोड़ा सा ऊंचाई होगा, तभी तो कोसी नदी गंगा में आकर मिलती है, यानी हायर एलिवेशन होगा कोसी का, तो 50 से तो ऊपर ही होगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता। 107 में 108 में क्या होगा? किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों रेखा एक दूसरे को किस पठार पे काटती है? तो पठार का नाम है बघेलखंड, और ये बघेलखंड आपका छत्तीसगढ़ में है। तो 108 का आंसर होगा सी। 109 का आंसर होगा उत्तराखंड कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो अल्मोड़ा होगा, 109 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल-नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। एल-नीनो धारा जो है, एल-नीनो जो धारा है वो प्रभावित होती है प्रशांत महासागर में। 110 का बी, है ना, पैसिफिक ओशन। 111 है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी झील है, अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, बिल्कुल सही है ना। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा और केन्या से गुजरती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नदी नील नदी है जो युगांडा के, तो ये गलत है, चौथा गलत है, तो ऑप्शन छाट देंगे। तो 2 तो सही है, 2 तो महान जिलों में से एक है, तो बी ऑप्शन होगा, एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे 111 का बी। हीट वेव के संबंध में है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी आंसर की आने का वेट करते हैं इसके लिए। 113 में अगर देखें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था इटली का था, तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 कौन सा ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, ए का 3 हो जाएगा, और जो
कार्टियर है वो पुर्तगाल का होगा, तो ए का 3 और ए का 3 और बी का 4 होना चाहिए, है ना। तो ये भी 2 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ये बी है, 113 का बी आंसर होगा। 114 का है UAE के रियासती राज्य हैं, तो ये आपका है अबू धाबी है ना, दुबई है, शारजाह है, अजमान, तो इसका राइट आंसर है बी, 114 का बी। 115 का स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित के गांव से के पास से निकलती है, ये नगरी एक गांव है ना। 115 का ए ऑप्शन होगा सही। 116 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य बिहार में हैं? तो बिहार में 2 राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभयारण्य है, यानी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाल्मीकि है वो वेस्ट चंपारण में, और भीम बांध है जो मुंगेर में है। तो 1 और 4 बी ऑप्शन, यानी 116 का बी सही होगा। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सारे कथन सही हैं इसमें, क्योंकि ये आयुष्मान के लुप्त प्राय जीव के रूप में भी वर्गीकृत है। इंडेंजर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इंडेंजर वर्ड यूज हुआ है, जो कि सही है। इसके बाद इसके पास कोई क्रिस्टलीय लेंस नहीं होता है, डॉल्फिन में आँख में कोई लेंस नहीं होता है। इसके साथ साथ यह इको लोकेशन इको प्रोड्यूस करता है ना, इको प्रोड्यूस साउंड का इको प्रोड्यूस करता है, उसके आधार पे ये लोकेशन का पता लगाता है। और इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में जाना जाता है इंडिया में। तो ये 4 ऑप्शन सही हैं, तो सारा हो जाएगा उपयुक्त शब्द, है ना। तो 117 का डी। 118 में है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी, है ना, बहुत आसान है, डी, 118 का डी। 119 का कहाँ पे सोना, ये तो आप पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले बार तो पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा जमुई, ए। 120 का त्रिवेणी नगर किस पे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये गंडक नदी पे, डी, 120 का डी। 121 क्या है? 121 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से है ना। ये महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। तो ये बोल रहा है, देखिए, घाना के तट पर, घाना किधर है? अफ्रीका में, सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव, प्लेसर डिपॉजिट सोना का होता है, वहाँ मिला है। पानी में जो सोना मिलता है उसे प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर जमाव कहते हैं, तो वहाँ मिला है हमें। लेकिन जो सोने का जो सिराएँ हैं, जो सोने के जो मतलब माउंटेन है, वो कहाँ पे है? वो ब्राज़ील में है, वो दक्षिणी अमेरिका में है। तो इससे ये सही है, ऑप्शन ये सही है। और जो कारण है, किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त है। ये बोल रहा है कि दोनों अटलांटिक तट के अलोंग ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए थे। ये ही बोलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीप का जो स्थानांतरण का जो नियम है वो यही बोलता है। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए एंड आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है, बी ऑप्शन, 121 का बी। 122 की बात करें तो बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। एक ऑप्शन अगर आपको पता है तब भी आप कर लेंगे। धारवाड़ जो चट्टान होता है उसमें आपको ये सबसे पुराना आर्कियन रॉक होता है। तो धारवाड़ का अगर ये भी नहीं पता है तो विंध्यन वाला कर सकते हैं। विंध्यन चट्टान प्रणाली में आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब मिलेगा। तो बी का 4 कर लें या ए का 3 कर लें, तो आपको आंसर आ जाएगा बी का 4 या ए का 3। ये एक ही ऑप्शन है, वो है बी, यानी 122 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 123 का अगर क्वेश्चन देखें तो ये मन्नार की खाड़ी होगी, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन था इसमें सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी, लेकिन जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पे आपको प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स मिलते हैं, है ना। तो मन्नार की खाड़ी होगा 123 का बी। 124 की बात करें तो ये बहुत आसान है। 12 बज रहा है कहाँ पे? GM जो ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन में, वहाँ पे 12 बज रहा है। और ईस्ट की तरफ कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है, तो 90 पे 360 मिनट बढ़ेगा, यानी 6 घंटे बढ़ेंगे। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे, है ना। तो 6 घंटे बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ये समय बढ़ेगा, मतलब जो पूर्व में देश स्थित होंगे वहाँ पे ज़्यादा समय होगा, तो वहाँ पे 6 घंटा ज़्यादा होगा। तो 12 से 6 मतलब 6 PM वहाँ पे बजेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 124 का बी। 125 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। धरवाद चट्टान संरचना में प्रकृति का नहीं, गलत। अब्रक कोडरमा पाए जाते हैं। ये सबको पता है कि कोडरमा को अब्रक वैली यानी माइका वैली कहा जाता है ना। तो ये सी ऑप्शन होगा, 125 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये देखिए 1925 में बना था। तो अगर ए का 3 मार लें
तब भी एक ही ऑप्शन है ऐसा, ए का 3, है ना। सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही बना था एम.एन. रॉय के द्वारा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी नहीं, सिंपल वाला बी वाला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बना? 1925 में। तो ए बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 एक ही ऑप्शन है ऐसा, बी का 3, यानी बी 126 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्ययन सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये इसका राइट आंसर है 122 का 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉलेजियम सिस्टम से 128, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? जिससे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। और इसमें पहला ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्य निकाय है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट में जो सदस्य होते हैं कॉलेजियम में वो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होता है और एक जो चीफ जस्टिस होता है ना, मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, ये बिल्कुल गलत। जो कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ हुआ है वो जुडिशियल प्रोक्योरमेंट से हुआ है, जिसमें जजमेंट से हुआ है, यानी जुडिशरी के द्वारा हुआ है, संसद के द्वारा नहीं। 2 ऑप्शन गलत है, 2 को छांट लें, है ना। 2 को अगर छांटते हैं आप तो